अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पावर पॉलिटिक्स जारी है। कल निगरान वज़ीर आज़म का फैसला होना है। कई नाम सामने आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जैसे नाम सामने आते हैं तो एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है नहीं नहीं ये नाम तो नहीं है। वैसे तारीख़ हमारी ये बताती है कि जो नाम सामने रहते हैं वो नाम नहीं बनते। अचानक से जो है वो एक नया नाम हमारे यहाँ निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आ जाता है। तो जो कैंडिडेट्स जिनका जिक्र ज़्यादा हो रहा होता है वो नहीं बन पाते, वही बनते हैं जिनका नाम अचानक से सामने नमूदार हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल हफीज़ शेख साहब का भी जिक्र हो रहा है, उनको भी बनाने की बात की जा रही है। इस तरह की ख़बरें हैं। इसहाक डार साहब का नाम चला, फिर हटा दिया गया। ख़ुद इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद पार्टी के अंदर से शुरू हो गई। कहा गया कि जी ये सिर्फ नहीं होगा, मौजू नहीं होगा अगर उनको बनाया जाए। ख़ुद इसहाक डार साहब ने भी जो है जब उनसे सवाल किया गया था कि जो मीडिया में नाम आ रहे हैं उसमें जो नाम हफीज़ शेख साहब का है तो उनका क्या कहना था, पहले ज़रा वो सुनिए। जी, ये उस वक्त की बात है जब उनका अपना नाम भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन था और उस पर जो है वो बड़ी लेदे हो रही थी। तो ये उस ज़माने में उन्होंने नाम शूट डाउन करने की कोशिश की कि जी जिन लोगों ने भट्टा बिठाया है आप उन लोगों को किस तरीके से जो है वो आप चांस दे सकते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है कि अगर उनको बनाया गया तो फिर मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, जो कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से वैसे ही जो है वो क्वेश्चन हुई हुई है। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने तो ये कहा था कि ये पिछली हुकूमत के वज़ीर ख़जाना था जिसकी वजह से इकॉनमी को ये झटके बर्दाश्त करने पड़े। तो अब जो है वो एक सवाल हमारे सामने ये होगा कि अगर उनका नाम चलता है तो क्या सूरत हाल होगी। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो और राना सनाउल्लाह साहब वो भी इस बारे में काफ़ी बात करते रहे हैं। अब ज़ाहिर डिजिटल मरदमशुमारी की भी बात हुई है कि जी उसकी वजह से अब ये इलेक्शन आगे चले जाएंगे, कितना आगे चले जाएंगे। तो इस पर जो है PMLN के लोगों की क्या राय है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो ये आपने पार्टी की राय जानी कि PMLN के लोगों की तरफ से क्या बात की जा रही थी। सीधा साधा जवाब दिया गया कि नहीं, 2023 में इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे और उसकी वजूहात जो है वो बताई जा रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला करेगा ये इलेक्शन किस दिन होना है। अब डिजिटल सेंसस के अप्रूवल के बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस और ये सारा कुछ चल रहा है। इलेक्शन में जाने के लिए हुकूमती जमातें जो है वो पुरएतमाद नहीं हैं, उनको भी नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या बनेगी इंतखाबात की। सो दूसरी तरफ हमने देखा कि कल कौमी असम्बली के अंदर एक जो अलविदाई खिताब चल रही है, मुलाकातें चल रही थी, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने जो है बड़ा दिलचस्प एक स्टांस लिया जिसको सुनकर जो है वो लोगों को बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जो शायद आने वाले सालों में हमें भी उसी कन्फ्रंटेशन में रखेंगी जिस कन्फ्रंटेशन में मियाँ साहब और जरदारी साहब माजी के अंदर थे। क्या कहा, ज़रा वो सुनिए। 15-16 महीना का मौका हमें मिला। हमने जो इदारे हैं इनको अपने दायरे में काम करने का जो सिलसिला है उस पे हम कामयाब नहीं हुए। मेरा एक स्टेटमेंट था एक हफ्ते पहले शायद आज, जहां मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे लगता है कि हमारा बरो ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। इस मुल्क के जो नौजवान हैं ये हमारा ये रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। वो अब ना हम पे भरोसा करते हैं और ना किसी और पे भरोसा करते हैं। अब इस बयान को क्या तस्वुर किया जाए? क्या ये दबे लफ्ज़ों में बिलावल भुट्टो साहब शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं कि हमने इन 1.5 सालों में सियासत को उस नहज पर लेके आ गए हैं जहाँ पर ख़ुद हमारे अपने लिए स्पेस नहीं बची। दूसरा ये एक माइंड सेट भी है कि अगले 20-30 साल के लिए भी वो ये समझते हैं कि हम ही होंगे और हमारे लिए ज़रा सा ग्राउंड बना दें ताकि हम जो है वो अगले 20-30 साल सियासत अच्छी कर सकें। इसके दो पहलू हैं ज़ाहिर है, लेकिन इस वक्त जो है वो जो एक आप बात करें कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए इसके अगर आप एनालिसिस करें तो वो बड़े दिलचस्प हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PTI के ऊपर जो मुकदमात हैं वो उसको खुद से थोड़ा खुद को उससे डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी अब अपने आप को डिसएसोसिएट कर रही है इस मामले से। हमने देखा था कि 2017 में पनामा के टाइम पे पीपल्स पार्टी बहुत हैंड इन ग्लव्स थी उस तमाम मामले में जिसमें मियाँ साहब को नाअहल किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 2018 के इंतखाबात होते हैं और उनके सामने एक्चुअल पिक्चर आती है
कि क्या उनकी पोजीशन है, क्योंकि हमने यहाँ तक देखा था पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते थे वो कीता की है मियाँ साहब, साइक उनको क्रिटिसाइज़ करते थे जलसों के अंदर कि आपने जवाब नहीं दिया अपने फ्लैट्स का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का। लेकिन 18 से उन्होंने फिर रीअलाइन किया और कहा कि जी मियाँ साहब को जो है वो नॉकआउट किया गया और सियासत से बाहर निकाला गया। तो अब क्या दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, पीपल्स पार्टी फिर अपना स्टांस ग्रेजुअली जो चेंज कर रही है, उसकी रीज़न ये है कि जो हटाना था हटाने वाला प्रोसेस कर लिया, लेकिन अब आगे अपने आप को उसूली सियासत के ऊपर लाने की कोशिश करें। मेरी मालूमात इस मामले में कुछ इसके बरक्स हैं। मेरी मालूमात ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी पर भी सिंध के अंदर जो है वो कुछ दबाव है, कुछ मामलात ऐसे हैं गवर्नेंस रिलेटेड और कुछ स्कैंडल्स ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे उनको भी थोड़ा बहुत नोटिस मिलना शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पिक्चर कुछ और ज़्यादा वाज़ेह होगी कि क्या सूरत हाल बनती है। इस रिवायती लचक का मुजाहरा जो है वो क्या उसूली बुनियाद पे किया जा रहा है या आने वाले हालात को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। इन तमाम मामलात पर, कुछ और अहम मामलात पर, क्योंकि कल चेयरमैन PTI की तोशाखाना फैसले के ख़िलाफ़ अपील भी है, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समात के लिए मुकर्रर भी हो गई है, इस मसले को भी डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फ़हाद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अज़हर सिद्दीक़ साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू फ़ाद साहब। फ़ाद साहब, आपके ख्याल में ये जो तोशाखाना फैसले में कुछ कानूनी हलकों की जानिब से नकाइस की निशानदही की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या जल्द ही आप चेयरमैन PTI को बाहर देखते हैं जेल से या नहीं, अभी कुछ वक्त लगेगा? शुक्रिया आदिल। देखिए, अब जाहिर बात है मैं कानूनी तौर पर तो इसका तज्ज़िया आपके सामने पेश नहीं कर सकता, उसके लिए जो दीगर मेहमान जिनका लीगल बैकग्राउंड है वो बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस केस के जो प्रोसीजरल मामलात हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये मैंने भी सुने हैं, ये आपने भी सुने होंगे। अब उनमें कितना वज़न है और अदालत के सामने जब वो रखे जाएंगे, जब अपील की समाअत शुरू होगी तो उसमें कितना ज़्यादा जो है वो उसका इफ़ेक्ट होगा, ये तो ज़ाहिर बात है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको एक ओवरऑल एक ब्रॉड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर इस केस में ये जो जिन कमज़ोरियों का जिक्र आप भी कर रहे हैं, अगर ये कमज़ोरियाँ जो हैं वो वाकई में जज साहिबान उनको कमज़ोरी मान कर और को रिलीफ देते भी हैं चेयरमैन PTI को, तो उनके ऊपर जितने मज़ीद केसेस हैं कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में वो जो रिलीफ मिलेगा वो कहीं और से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मुझे जो है ज़ाती तौर पर जिस तरीके से मैं इस तरह एक सियासी नक्शा पढ़ रहा हूँ, मुझे हैरत होगी अगर फौरी तौर पर चेयरमैन PTI जो हैं वो जेल से बाहर आ गए और बाहर रहे। जो एक इस वक्त सियासी हवा है वो इस चीज़ का जो है वो मुझे कम से कम कोई इस तरह का इशारा इस वक्त तक नहीं दे रही आदर। सही है, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी अगर कल कोई उन्हें किसी किस्म का यानी फौरी रिलीफ मिल जाता है, और या पॉलिटिकल ऑब्वियसली पोजीशन ले रहे हैं जो आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र जो है वो जाहिर है वो कल ही हमें पता चलेगा कि कौन से वाले आर्गुमेंट को बाय किया जाता है, कौन से वाले को नहीं किया जाता। अगर रिलीफ मिला तो आर्जी होगा, मुझे लगता है। तो अपनी सियासी सूरत हाल का तज्जिया किया। जी जी, रिलीफ आर्जी होगा। ओके, सो अज़हर साहब, आपके ख्याल में क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिन चेयरमैन PTI के लिए मज़ीद मुश्किलात लाएंगे, आसानियां नहीं, कानूनी एतबार से ज़रा मुझे बताइएगा कि हाई कोर्ट में अपील के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं, और फौरी तौर पर रिलीफ के तौर पर कैद की सज़ा मुअत्तल कराने के लिए मजबूत दलील आपके पास क्या है? बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, पाकिस्तानी तारीख तो इसी तरह की चली आ रही है कि हमने करप्शन के एडमिटेड केसेस अरबों रुपए के देखे और बाद में हमने देखा कि इन्हीं लोगों ने मिला कर जो भी आप कहें, जो भी शक्ल आप दें, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख अब तब्दील होने वाली है। अब जो की प्लेयर है ना, जिस मामले में जिस तरह भी लेकर चलते हैं, मेरा ख्याल है मुश्किल अब हो जाएगा। अब बातें होंगी आइन और कानून की, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो एक अलग बात है, जैसे फहद ने कहा है कि और बाकी मसाइल हैं, यानी जो अपना BCO केसेस दूसरे हैं, चाहे 9 मई के वाक़या हैं, चाहे वो नैब में हालांकि केस वो भी नहीं बनता,
एक चीज मैंने आपके सामने मैं वाज़ेह तौर पर रख दूं, ये केस है खास तौर पर तोशा नागेज, ये जड़ से ही उखड़ जाएगा। अच्छा, एक प्रिसेप्शन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर भी इमरान खान साहब करप्शन में हुए हैं। भाई नैब कहाँ से इदारा आ गया करप्शन, सॉरी इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का काम करने के लिए? इसने तो करना है जाके, ये नैब ने देखना है, इन्होंने क्या देखना है? कि आज आप लोगों के लिए मैं इजाजत से पढ़ना चाहूंगा, हर कोई पढ़ता नहीं है, सेक्शन 137 अगर पढ़ ले वो बड़ा आसान हो जाएगा। Where a member submits the statement of asset and liabilities under this section which is found to be false in material particular, गलत होगी मटीरियल पर्टिकुलर के हवाले से, यहाँ कोई करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिस लिखा रहा आपको? नहीं लिखा रहा। ही में within 120 days from the date submission of the statement be proceeded against for committing the offense of corrupt practices। अगर ऐसा होगा तो उसको वो सजा दी जाएगी जो करप्ट प्रैक्टिस में है। 167 पूरा पढ़ लीजिएगा आसानी के लिए, उसमें ये लिखा ही नहीं हुआ कि ये 137 जो है ये करप्ट प्रैक्टिस होगा। अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी लफ्ज आपके सामने रखा। क्या पहली तो बात है, रात एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे अता तारड़ साहब के साथ, तो उन्होंने ये बात तो एडमिट कर ली कि जनाब जो असासे खरीदे हैं वो पैसे जमा कराए। चलो एक बात तो क्लियर होगी। पहले लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हसन अयूब, देन आई विल कम बैक। मैं जरा ये मुझे बताइएगा कि हसन, आपके ख्याल में क्या ये इतना ही आसान होगा जिस तरह अजहर साहब कह रहे हैं कि तो तोशाखाना उड़ा के रख देगा? आप क्या बात कर रहे हैं, केस चलना और प्रेशर आना और प्रॉब्लम्स होना, ये तो उड़ा के रख देगा तोशाखाना, केस ही उड़ जाएगा पूरा हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, तोशाखाना केस जो है अभी तक लीगली तो लड़ाई नहीं है। जो पूरी वकला की जो टीम है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कोई ग्राउंड्स नहीं ली अपने डिफेंस के अंदर। वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे वही लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे, वो टेक्निकल जो है ग्राउंड्स के ऊपर खेलते रहे हैं या इसको पॉलिटिकल ग्राउंड पर खेलते रहे हैं। उन्होंने अभी तक लीगली अपना डिफेंस को लिया ही नहीं है। अभी वो डिफेंस लेंगे तो पता लगेगा कि जी किस तरह उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। अभी तो अजहर सिद्दीक साहब का मैं ट्वीट पढ़ा था, वो तो कल ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है इसकी क्वाशमेंट भी करवा रहे हैं और उनको जो है ना वो ऑर्डर को सस्पेंड करवा कर तो वो उनकी रिहाई के जो है वो ट्वीट कर रहे थे। तो बात यह है कि अभी तो नोटिस भी नहीं हुआ। तो अजहर सिद्दीक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, उनको ऐसी बात करना मुनासिब नहीं था उनकी तरफ से ना। कोई भी ऐसा ट्वीट कर देता तो वो बहरहाल उसके बारे में तो आप उस पर गिला नहीं कर सकते। अजहर सिद्दीक साहब तो जानते हैं कानून को, ये सिस्टम जानते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो मामला अभी तो बेल का ही हाल ही, इस केस के अंदर बेल के हसूल में ही अभी बड़ा वक्त लगेगा और अभी तो नोटिस होना है। और वैसे तो अमूमी तौर पर 2 हफ्तों का नोटिस कम से कम होता है, लेकिन अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ है और खुसूसी रियायतें भी दे दें तो कम से कम 1 हफ्ते का नोटिस तो अभी भी जो है वो कल हाई कोर्ट उनको करेगी। और उसके बाद क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, केस की नेक्स्ट हियरिंग कब होनी है गॉड नोज बेटर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूँ, तो 1-1.5 महीने तो केस वैसे ही जो है आपके ख्याल में लटक जाएगा। सर बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब केस इस तरीके से है कि कोई मैजिक वॉन्ड से फौरन तौर पर जजेस के और भी काम कोई नहीं है। आपकी देखें ना 2023 की अपील है और 2023 की अपील से पहले 2022 की भी अपीलें शायद पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। यहाँ पर भी ये कहते हैं कि खुसूसी रियायत करें और बाकियों को छोड़ें, हमारा केस पहले टेकअप कर लें। अभी इनका जो मामला चलना है इनका भी बेल मैटर भी चल रहा है। ओके जी, अजहर साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। अच्छा, मसला ये है ना कि सहाफ़ी होना तो अच्छी बात है, कानून आना बड़ी मुश्किल बात है। मैं पहले बता दूं आपको, ये समझ रहे हैं सारा ये है, ये शायद भूल गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो पहले फैसला है ना जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जुरिसडिक्शन का पेंडिंग पड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में 5 मेंबर बेंच होना क्वेश्चन करके रख देंगे इसको। और मैं बताता चलूं, अपील में नोटिस होगा, बिल्कुल होगा, हम ये करवाते रहते हैं, अपील में नोटिस होगा, सस्पेंशन हम पहली डेट में, ये केस तो एडमिटेडली आप देखें 3 बुनियादों पर। एक इख्तियार नहीं था जज साहब का, लिमिटेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। दूसरा मटीरियल इरेगुलरिटी क्या है, इन्होंने शहादत तो देनी नहीं दी, शहादत तो डिनाई कर दी, 1 घंटे में लेके आए शहादतें। कौन कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें कर रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम बात है कि वो बायस वाला एलिमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब वो अपना सुबह कोई बात नहीं, सुबह इंतजार करें, सुबह हमारी पूरी तैयारी है सस्पेंशन की पहली डेट पे। आदिल भाई, इस तरह का इस केस के हवाले से जो कह रहे हैं ना एविडेंस की बात, तो आपके ख्याल में कल हाई कोर्ट इसको उड़ा देगी?
नहीं, सिर्फ सस्पेंशन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ सस्पेंशन की बात कर रहा हूं। सस्पेंशन जजमेंट अमूमन होता है जब भी कोई चीज आप चैलेंज करें, अगर प्रामा फिशाई केस बनता हो तो कोर्ट को इख्तियार है कि पहली डेट के ऊपर भी सस्पेंड कर सकती है। और इट इज अ केस, ये केस बुनियादी तौर पर सजा उनकी सस्पेंड हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा अजहर सिद्दीक साहब, जो विटनेसेस होते हैं, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस मसले को फिर बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फाज साहब, जरा ये बताइएगा कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से जो स्टेटमेंट आई है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया गया, ये कितना अहम है? और जाहिर है कि बड़ा ह्यू एंड क्राई था। इससे पहले ज़ल्मे खलीलजाद ट्रेंड जो हम देख रहे थे उससे तो पता चल रहा था जैसे शायद पूरा अमेरिका ही परेशान है कि क्या होने वाला है। एंड वी ऑल नो ज़ल्मे खलीलजाद बैकग्राउंड। बट हैविंग सेड दैट, आपके ख्याल में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और दूसरा ज़रा फाज साहब ये भी बताइएगा कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म वाला मामला है, इस पर जो इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा अभी तक, हफीज़ शेख का नाम भी सामने आ रहा है, उसके कितने चांसेस हैं उनके बन जाने के, और क्या इसको डिफेंड कर सके? ये दो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप दोनों को एनालाइज कर सकें। अच्छा, पहला सवाल तो आदिल देखिए, मेरे ख्याल में जो भी अमेरिका से जो बयान आया है, इसके अलावा और बयान आ भी क्या सकता था? ज़ल्मे खलीलजाद तो एक प्राइवेट सिटीज़न है, वो जो मर्ज़ी कहें। अब वो सफ़ीर थे तो तब वो इस तरह की बात नहीं कर सकते थे। तो मैं तो उनकी बात को इतना वज़न नहीं देता। स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जुमान है, जाहिर बात है वो एक बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन में बैठा है। वो जो बात कर रहा है वो अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो एक अंदरूनी मामला है उसमें वो कहे कि जी इसमें कोई अमेरिका का ताल्लुक है। तो उसने जो कुछ कहा वो उसका कहना बनता भी था। हाँ, अब अगर लोगों ने कुछ ज़्यादा तवक्कुआत लगाई हुई थी कि अमेरिका जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेगा, तो मेरे ख्याल में उसमें अमेरिका से ज़्यादा उनका अपना कसूर है कि उनकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक मैसेजिंग होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। देखिए, इवेंट पर डिपेंड करता है। कई इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिनमें जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो उस पर बात करती हैं, लेकिन ये तो एक लीगल अरेस्ट है, एक केस है, उस पर एक अदालत जो है वो समाअत की है, फैसला सुनाया है, उस फैसले की रोशनी में जो है वो जेल चले गए हैं। तो ये तो एक रूटीन सा मामला है। और मेरे ख्याल में अमेरिका ने जो बयान दिया है वो उनके नुक्ता नज़र से बिल्कुल ठीक बनता है, यही होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात है निगरान की। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मेरे ख्याल में जो इशू चल रहा है वो अब उसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं पाई है कि जी सियासतदान होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए, जो है वो PMLN की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हो। लेकिन देखिए आदिल, मेरा इसमें मानना है कि अल्टीमेटली जो शख्स भी निगरान वज़ीर आज़म बनेगा उसमें वो कंसेंसस से ही होगा। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं। वजह यह है कि इस वक्त PDM के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है। PTI तो इस टाइम स्टेक होल्डर नहीं, उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया है। और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक पावर इक्वेशन है, अगर हम बिल्कुल इसको एक जिस तरीके से एक पावर को मेजर करते हैं उस तरीके से अगर हम अपना तज्जिया रखें तो इस टाइम आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट और PDM के दरमियान को बराबरी है पावर की? यानी आज अगर PDM जो है वो ये दावा कर रही है कि उसने को बहुत बड़ी एक फतह हासिल कर ली है PTI के ख़िलाफ़, ये तो उनकी खाम ख्याली है। ये फतह उनको मिली ज़रूर है लेकिन उन्होंने अर्न तो नहीं की है, उनको तो ये प्लेट में रख के दी जा रही है। तो जो लोग उनको ये फतह प्लेट में रख के दे रहे हैं, आपके ख्याल में वो अपनी राय के बरक्स जो है वो कोई इस तरह का शख्स जो है उसको मानेंगे जिसने बज़ाहिर 6 महीने इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी है? और ये वो 6 महीने आदर याद रखिए, ये वो 6 महीने हैं जिसमें जो हमारा डू और डाई का IMF प्रोग्राम है उसके बड़े ही सख्त फैसले होने हैं, उन पे अमल दरामद होना है। और यही वो 6 महीने हैं, मैं 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब लग रहा है कि आगे जाएगा, जिसमें ये तमाम तर जो लीगल इशूज़ हैं PTI के हवाले से, उनके वर्कर्स के हवाले से, उनके चेयरमैन के हवाले से, वो तमाम अभी इन्हीं 6 महीनों में मामला सेटल होने। तो बड़ा क्रूशल टाइम आ रहा है। इस पर अगर कोई समझता है कि वो जो चाहेगा और जिसको चाहेगा उसको निगरान वज़ीर आज़म बना देगा, द स्टेक्स आर वेरी हाई, ऐसे नहीं होगा। सो आपके ख्याल में जो दूसरा फरीक है वो ज़्यादा मजबूत है हर एतबार से और डिपेंडेंस भी दूसरे फरीक पर ही ज़्यादा है,
तो इसलिए वहीं से इनपुट आएगा और इन तमाम को उस पर जो है वो लब्बैक कहना होगा। देखिए आदिल, ये यानी कि ये मैं और आप ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो किसी को नहीं दे रहे, ये तो सबको मालूम है कि जो कौन कितने पानी में और किसका पलड़ा जो है वो भारी है। देखें आप भी इसी तरीके से मामलात को देखते हैं, एक रियलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। ख्वाहिशात पे खबर नहीं बनती, हालांकि हमारी इंडस्ट्री में उसको बनाया जाता है, ख्वाहिशात पे खबर नहीं होती, खबर हकीकत पसंदी पर होती है। और हकीकत पसंद ये है कि इस टाइम पावर इक्वेशन में एक पार्टी मैं जरा फात साहब अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा, मेरी कोशिश है कि अपने जो मेहमान हैं तमाम उनकी राय लूं, लेकिन पार्शली आई एग्री विद यू। और ये अभी क्योंकि मेरी कोशिश है कि ज़रा मेहमानों से आपसे सबसे राय लूं कि उनकी राय में क्या होने जा रहा है, वरना ये बात दुरुस्त है कि एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी बात कर रहे थे, अभी जब अजहर सिद्दीक साहब कानूनी हवाले दे रहे थे कि जी कानूनी तौर पर इस तरह होगा और इस तरह, हम सब जानते हैं पाकिस्तान की तारीख में और सियासी तारीख में रूल्स ऑफ द गेम फॉलो ही नहीं होते। यहाँ पर पनामा के ऊपर इकामा निकाल कर घर भेज देते हैं अगर भेजना हो, ट्रायल कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाता है अगर भेजना हो। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और तवील भी हो सकता है मामला सज़ाओं का और फ़ौरन भी ख़त्म हो सकता है। तो बड़े दिलचस्प मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पर रूल्स ऑफ द गेम तो कम से कम फॉलो नहीं होते और पता नहीं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर क्यों ली गई हैं। हसन, आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है ये जो निगरान वाला मामला है, और क्या ये हुकूमत हफीज़ शेख को डिफेंड कर सकेगी, यानी ये जो PDM है डिफेंड कर सकेगी? बिकॉज इनकी पॉलिटिक्स पे, पॉलिसीज़ पे तो ये क्रिटिसिज्म करते रहे कि इन्होंने मईशत को तबाह करके रख दिया। बस यही बात है, आपने खुद बता दिया कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो कम से कम निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ रहे। मेरी खबर भी यही है, इतलात भी यही है, और मैं आपको बड़े अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि इनका तो मुमकिन नहीं है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से। कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, ये फहद साहब जो बात कर रहे थे, मैं उनसे जो है वो काफ़ी जो है वो एग्री करता हूँ, इत्फाक करता हूँ उनकी बात से। और बहुत लंबी बात कर रहे थे, आप भी ज़रा मुख्तसरन बता दें। मैं मुख्तसर बताता हूँ कि ये मेरी जो हिसाब है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन भी है, उसमें पंजाब से जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। इनका ताल्लुक छोटे सूबे से होगा, और छोटे सूबे आपको मालूम है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो आप यहीं पर फोकस रखें। पंजाब की तरफ से जितने नाम आए हैं उन नामों को आप माइनस कर दें। जो मेरी सोर्सेज हैं कि पंजाब में एक नाम ऐसा था जो हर लिहाज से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए फिट था, लेकिन उसका एक ही उसका जो पॉइंट माइनस था, वो माइनस ये था कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। तो लिहाजा अब पंजाब से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, ना बज़ाहिर सिंध से होंगे। ये लग रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से होंगे या बलूचिस्तान से होंगे। ओके, और फेयर इनफ। अजहर सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में जो है वो क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अब इस सारे मामले में फरीक नहीं रही और वो अब केसेस को निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो जिस तरफ जा रहा है मामला, ये तो बड़ा तवील होता दिखाई दे रहा है। जैसा फात साहब ने भी कहा कि ये सिर्फ IMF वाला मसला नहीं होगा, बल्कि कानूनी एतबार से भी बहुत सारे मसाइल ऐसे दरपेश होंगे। अभी ज़ाहिर है जो चल रहे हैं केसेस को कंक्लूड होना है तो वो इस इंटरम के दौर में ही होंगे। और हमने देखा है कि पंजाब और KP की इंटरम जो है ना वो वफाक से ज़्यादा तगड़ी थी इन पिछले कुछ महीनों में। तो आपके ख्याल में वैसे क्या हो रहा है और क्या जो है वो इसमें तहरीक इंसाफ का बिल्कुल सिरे से साइड हो जाना कोई अच्छी पॉलिटिकल मूव रही है सारे प्रोसेस के अंदर, जो रिजिडिटी दिखाई गई है? अच्छा, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तानी तारीख में जो मैं बात कह रहा था, फहद ने भी उस बात की तस्दीक कर दी और हसन अयूब ने भी इनडायरेक्ट तरीके से उस बात की तस्दीक कर दी कि जो तोशाखाना का जो फैसला है कुछ नहीं है। याद रखिएगा, कानूनी तौर पर मैं बता दूं आपको, आज नहीं कल नहीं, ये जड़ से उखड़ना है। बातें अगली बात की तरफ। मुझे तो महीना पहले का पता है 3 नाम है जिसपे कंसेंसस पावर कॉरिडोर्स में हुआ है, और वो उसमें एक तो जो बड़ी बहू है वो इस गेम से बाहर है, छोटी बहू ही है जिसने फैसले करने हैं, जो उन्हीं का करीबी पसंदीदा जो 3 शख्सियात हैं वो जहां की डिस्कस हुई उन्होंने बता दी। मैं नाम बता रहा था, मैं तो पहले भी नाम बताता हूँ। शायद खाकान अब्बासी पंजाब से कह रहे हैं, आज भी हॉट फेवरेट है मेरे मुताबिक। दूसरा है असवद यार वली, आफ्ताब शेरबाव या असवद यार वली। ये 3 नाम जो मेरे पास बड़े अरसे से मैं और मैं बार बार मैं डिस्कस करता आया हूँ। ये बुनियादी तौर पर ये वो नाम है कि आगे चलना है। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आपकी ये जो समझी बैठे ना हम कि जस्टिस काजी फारिस आएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या होगा। 3 चीजें याद रखनी है हमें। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मैं इस दफा जो है ना रहेंगे
वो हिस्सा रहेंगे, पावर कॉरिडोर उन्हीं के पास रहेंगे, लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियां आप होती हुई देखिएगा। आपको फैजाबाद धरने का केस भूलना नहीं चाहिए। अब मैं आपके सामने क्या रखने लगा हूं। पहली तो बात है, जो केयर टेकर सेटअप आगे बढ़ाने वाला टाइम था ना, वो इमरान खान साहब ने, यानी ये सारा कुछ इमरान खान भुगत रहा है ना, वो इसलिए भुगत रहा है कि वो 2 असेंबलियां डिसॉल्व ना करता तो ये हालात यहां ना आते, लोग ये कहते हैं। लेकिन उसने बड़ा रिस्क क्यों लिया कि इन्होंने 1 साल के लिए असेंबली बढ़ानी थी, आर्टिकल 232 से लेकर 234 तक। काम सारा मुझे पता है, जो लीगल इस पे ईगल काम कर रहे थे मुझे पता है, मैं इसलिए वो बात कर रहा हूं। वो तो इमरान खान ने असेंबलियां 2 तहलील कर दी। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके। 2 बहाने थे कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और पैसे नहीं है, ले इलेक्शन भी इकट्ठे हो रहे हैं और पैसे बजट में अप्रूव हो चुके हैं, अब कोई बहाना होगा। अच्छा, बहाना बनाने की कोशिश करेंगे, ये मर्दमशुमारी में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 2 निगरान वजीर आला आ नहीं सकते। अगर आ भी जाए तो ये डिविएट नहीं कर सकते हैं 224 को, 60 दिन की लिमिट को। यानी इस, और वजह क्या है, आर्टिकल 51 है जो असेंबली की सीटों की बात कर रहा है। सीटें उतनी रहनी है, या तो ना सीटें बढ़नी है या कम होनी है इस पॉपुलेशन सेंसस के साथ। सवाल बड़ा, वोट हारे के लिए डालना है। तो ये 2 पॉइंट बड़े अहम है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है ना, आप कहेंगे इलेक्शन आ गए, हमारी कोटे कल भी अहम थी, आज भी आ रहा, आइंदा भी जस्टिस काजी फैसला के दौर में भी बहुत अहम होगी। और मैं बता दूं, ये इलेक्शन जो डिले करना चाहते हैं ना, जिस तरह से भी डिले करना चाहते हैं, मुझे इस वक्त पे नजर नहीं आता कि ये पॉसिबल हो सके। मैं लीगल बात कर रहा हूं और मैं पॉलिटिकल बात भी आपके साथ, और मैं बता दूं आपको, ये असेंबलियां जो तहलील करने का, तो आपका ख्याल है 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे? जी, मैं 60 दिनों में इलेक्शन देख रहा हूं। आप 3 महीने बाद, और लॉजिकल मैं बता रहा हूं आपके सामने, यानी इन्होंने 3 दिन पहले असेंबली तहलील कर। ओके, पॉइंट टेकन। इस डिबेट में जाए बगैर तो किस तरीके से 90 दिन से पहले इलेक्शन हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, वो तो पंजाब में भी इलेक्शन फौरी होता देख रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की कल कंप्लीट जजमेंट आई, KPK और पंजाब में भी देख रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। अब जो लोग एनालाइज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 6 महीने तो ये काम गया फिलहाल। फादर, आपके ख्याल में ये जो हल्का बंदियों वाला, इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों के हवाले से अब स्कीम का ऐलान करना है, ये आईनी तरमीम के बगैर इसमें रद्दोबदल हो सकता है? एक तो इस पर ज़रा सा कमेंट कीजिएगा। दूसरा, ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की है कि हमें फ्यूचर में जो है ऐसी पॉलिटिक्स के लिए ग्राउंड बनाना है जहाँ पर हम जो है वो 90s के डेकेड में ना हो दोबारा, वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं? देखिए आदिल, पहली बात तो ये है कि ये जो मर्दमशुमारी की वजह से जो एक आईनी पेचीदगी हमारे सामने आएगी, वो मेरे ख्याल में कोई एकदम तो नहीं हुई। ये तो जो हुकूमत है उसको बड़े दिन से मालूम था कि ये मामला इस तरह होगा, और अगर इलेक्शन को थोड़ा आगे करना पड़ा तो यही वजह बनती है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत की इस हवाले से जो भी कानूनी इन्होंने तैयारियां करनी थी वो कर चुके हैं। अब ये कैसे होगा, मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को ये सुनना पड़ेगा। अब जब ये केस उनके सामने आएगा तो वो कौन से दलाइल हैं, वो कौन सी मंतक है जो वो अदालत के सामने रखी जाएगी कि जो 90 डेज का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो उसको साइड पे कर और ये मर्दमशुमारी के हवाले से 2, 2.5, 3 महीने जितने भी है वो मजीद बढ़ाए जाएं। मेरे ख्याल में ये एक लीगल बैटल है जो हमारे सामने आ रही है। ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि उसकी तैयारी पूरी तरीके से है। बाकी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करते हैं। देखिए, बिलावल साहब का मेरे ख्याल में आदिल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनका बयान है वो तो थोड़ा सा अंडर रिपोर्ट हो गया है, और वो इसलिए है क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने भी बिल्कुल दुरुस्त अपने इब्तदाई में जिक्र किया था कि ये अज्यूम करना कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नई जनरेशन के लिए वो मामला पैदा कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम लिया और मरियम साहिबा का नाम लिया, यानी कि जो हम मौरूसी सियासत की बात करते हैं वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं आगे 20 साल 30 साल जितना भी है। अच्छा, अब ये मौरूसी सियासत हकीकत है, बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तादाद में लोग हैं जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। वो असल में है, वो अलग बात है, और इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ने इसको बहुत इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल किया है। तो मेरे ख्याल में वो बहैसियत पाकिस्तानी मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है वो खुले, ताकि वो तमाम लोग जो जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं हैं
उनको भी मौका मिले कि अगले वो आए और देखें अगले 30 साल। हम अभी आदिल आप ये नहीं कह सकते कि अगले 5 साल में ये दुनिया किधर है जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है। हम तो 30 साल की बात कर रहे हैं, यानी हम 30 साल बाद भी हम अभी अपनी एक मौरूसी सियासत का वो देख रहे हैं। तो ये वो तमाम इशूज हैं जो 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 इस वक्त जो एक यंग वोटर है पाकिस्तान का, एक यंगस्टर है, वो ये देखता है और वो ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब को ये अंदाजा है कि यूथ जो है वो इस ट्रेडिशनल पार्टीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही, और ये बात दुरुस्त है। क्यों नहीं कर पा रही? मेरे ख्याल में जो एक बाकायदा तौर पर एक रियलिस्टिक एनालिसिस होना चाहिए इन रवायती ट्रेडिशनल जमातों में कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ गई। मैं उस तरफ नहीं जाता कि पीटीआई ने क्या गलतियां की और क्या खान साहब ने इतने बड़े बड़े जो है वो ब्लंडर्स किए हैं अपनी, उस वजह से आज वो वहां पे हैं जहां पे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के वोटर की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस जमात के साथ है। ये सारे सर्वेज हमें दिखाते हैं। वो क्यों है? क्या इन रिवायती जमातों ने वो अपना इंटरनल एनालिसिस किया है जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सके कि अगर हमें अगले 5 साल मिल रहे हैं या 10 साल मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि उस तरह का एनालिसिस अभी हुआ नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स ये है गालिबन जो फाद साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए इस चीज़ को समझना कि आप क्या जो एक रिवायती पॉलिटिक्स चली आ रही है, ये हो सकती थी, हो सकती है, हो रही है, फाइन, लेकिन ये फ्यूचर नहीं हो सकता कि आप अगले 20 साल के लिए ये प्रिडिक्ट करें कि जी मैंने आना है, मैंने रूल करना है, और नीचे सारे जो है वो हमें किस तरह फॉलो करें ये हमें मैप बनाना पड़ेगा। सो जो फैमिली या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। चांस सबको या एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पाकिस्तानियों के लिए होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल अगर वो कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देना चाहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो अगले 20 साल के लिए सोचें कि हम कुछ भी करें और हम ही गवर्न करेंगे। ये मुमकिन है। और इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से ज़्यादा लोग इनकी बुरी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो उनके साथ जाके खड़े हो गए तहरीक इंसाफ के, ना कि कोई तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अचीवमेंट्स है जिसकी बुनियाद पे खड़े हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करें। वेलकम बैक। हसन, आपके ख्याल में ये जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी इस नतीजे पे क्यों पहुंच रही है उस वक्त जब तमाम चीज़ें अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं? मेरा ख्याल है कि बिलावल जो है वो दोबारा वोट बैंक रीगेन करना चाहते हैं। उन्होंने अब मेरे हिसाब से तो पैगाम ये दिया है कि थर्ड फोर्स अब कोई नहीं रही, अब जो है वो या मुस्लिम लीग नवाज़ है या पीपल्स पार्टी है। तो 2010-2011 में जो वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब से स्विच हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो वो कह रहे हैं कि जी अब वो जो है वोट बैंक वापस किसी तरीके से शिफ्ट हो जाए पंजाब का बिलखुसूस, और स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसे आपने खुद बताया था कि सपोर्टर ज़्यादा जो है वो नौजवान तबका है, तो वो कह रहे हैं जी कि हमारी तरफ आप वापस आ जाएँ। तो बुनियादी तौर पर तो मुझे यही मकसद दिखाई दिया है। अदरवाइज़ इस तरह के बयानात से तो वोट बैंक आपको नहीं मिलता। वोट बैंक जो है स्पेशली अगर आपको यूथ का वोट बैंक चाहिए तो फिर आपने यूथ के लिए कुछ करना होता है। खाली ये जो कौमी असम्बली में खड़े होकर बयानात दे देना या आइंदा इंतखाबी मुहिम होगी तो उस मुहिम के अंदर जो है वो अपने एड्स यूथ के हवाले से चला देंगे या इंतखाबी जलसों के अंदर जो है वो क्या आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी खुद को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस इसलिए भी कर रही है कि अब वफाक में भी उसको वो शेयर मिलने की तवक्को नहीं है, और जो सिंध बलूचिस्तान का प्लान था वो भी पूरी तरह इंप्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा? ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, अब तो अगला जो मामला नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी बिलखुसूस अर्बन सिंध के अंदर कराची हैदराबाद में अब कंपटीशन नज़र आ रहा है एमक्यूएम से। अभी तो उन्होंने अपना मेयर बनवा लिया, लेकिन आपको मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी एमक्यूएम। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। कल निगरान वज़ीर आज़म का मामला हमारे सामने होगा, देखना है किसका नाम सामने आता है। माजी पाकिस्तान की तारीख ये बताती है, जिसकी बेस पे मैं ये एनालाइज़ कर रहा हूँ कि जिनके नाम सामने होते हैं वो नहीं बन पाते, नया नाम सामने आ जाता है जिसका नाम एटलीस्ट उस लिस्ट में ना हो। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।